गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है ये जनसत्ता से लिया गया है, तो इसके बारे में चलते हैं आगे। इससे लिखा है दोस्तों भारत डोगरा जी ने। डोगरा में भी हिमाचल प्रदेश मतलब पहाड़ी एरिया की जो एक तरह से जातियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड है। मे बी यदि किसी को कन्फर्म है तो ज़रूर बताए। कभी कभार कुछ चीज़ों को जानने की जो उत्सुकता होती है बढ़ जाती है, जानना भी चाहिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाढ़, भूस्खलन और हमारी नीतियाँ। तो आपको बता दें, इस समय तकरीबन 12 से 13 राज्यों में जिस तरह से आपातकाल लगा दी गई है बाढ़ को लेकर, ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ पर अगर मैं असम और बिहार जैसे राज्यों को ले लूँ, ये उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। हर साल बरसात होगा तो वहाँ पे तकरीबन 10 लाख 20 लाख लोग विस्थापित किए जाएंगे। और इन समस्याओं को ऐसा नहीं कि भारत सरकार नहीं जानती, राज्य सरकार नहीं जानती, पर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे के कंधे पर रख कर निकल पड़ते हैं कि नहीं भैया ये आपकी जिम्मेदारी है। पर यही लोग जब उस क्षेत्रों में जाते हैं, विधानसभा में जब एमपी एमएलए का चुनाव होता है, तो लोग झूठे आश्वासन, झूठे प्रलोभन देते हैं कि यदि हमारी सरकार यहाँ बनती है तो आपको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जो आपकी मुश्किलें हैं, जिन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ, जिन सरकारों ने नहीं किया, जिन नेताओं ने नहीं किया, वो मैं करूँगा। तो हमारे देश की भोली भाली जनता, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं है ना, उन्हें चुनने का तो अधिकार है पर उन्हें उस सदन से, उस विधानसभा से वापस बुलाने का अधिकार नहीं है। तो एक ऐसा भी कानून पास करना चाहिए इन नेताओं के खिलाफ, इन दुष्टों के खिलाफ, जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं, इस मानसिकता के हैं, जो तमाम तरह के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के अपराधों से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून आना चाहिए, तब जाके देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, सारी चीज़ें बदल जाएंगी और ये सारी विकास में आ जाएंगी। दुनिया और देश दोनों के स्तर पर यह चिंता बढ़ रही कि बाढ़ और भूस्खलन से बचाव पर अपार धनराशि खर्च करने के बाद भी इन दोनों आपदाओं से होने वाली तबाही बढ़ रही है। बाढ़ नियंत्रण उपायों में आखिर ऐसी क्या कमी है जिसके कारण यह संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है? इस सवाल का जवाब यूज खोजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर आर्थिक सफलता की संभावना वाली नीतियों की ओर बढ़ सकें। यह चिंतन इस कारण और भी आवश्यक हो गया क्योंकि हम जलवायु बदलाव के दौर में पहुंच चुके हैं और इस दौर में कम समय में अधिक वर्षा केंद्रित होने की संभावना व्यक्त की गई है। दूसरे शब्दों में, हमें बाढ़ के संकट का अधिक सामना करने के लिए पहले से भी और तैयार रहने की ज़रूरत है। बाढ़ के खतरे की संभावना वाले किसी भी क्षेत्र के लोगों को सबसे पहला बचाव का उपाय प्राय यही नज़र आता है कि उनके क्षेत्र को नदी से बचाने के लिए एक दीवार या तटबंध बना दिया जाए। इसका आसपास के अन्य इलाकों पर क्या क्या प्रभाव, क्या असर होगा, या 10-20 वर्ष बाद उनके अपने गांव या बस्ती पर क्या असर होगा, प्राय इस बारे में अधिक विचार उस समय नहीं किया जाता है। इसी तरह एक अधिक व्यापक क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का सवाल आता है तो प्राय यह कहा जाता है कि नदी के ऊपर के क्षेत्र में बांध बनाकर वहाँ अतिरिक्त पानी रोक दिया जाए। मैं आपको बता दूं, ये जो झूठे प्रलोभन दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, आप लोग जागरूक बनिए। यदि आपकी विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी नेतागण जाए तो उसको पकड़ के, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पीड़ा हो रही है ये पिछले 70-80 साल से यही वादा, यही मैनिफेस्टो में लोग दर्ज कर रहे हैं जब भी उस राज्य से संबंधित चुनाव होता है। पर आप जब वीडियो देखेंगे ना तो आप मतलब रोने लगेंगे कि मतलब युवतियाँ सोचिए बेचारी कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रही, घर छोड़कर। छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, एक माँ अपने बच्चे को, 2-3 बच्चों को बेचारी कैसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं इतने पानी में। क्या नेताओं को ये चीज़ नहीं दिखती है? क्या वो सो रहे हैं? यदि उनके परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा होता तो ये पूरा संविधान अपने सर पे उठा लेते और तिरस्कार करने लगते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। पर आज जब बात है मज़दूर की, गरीबों की, तो उनकी आवश्यकताएं, उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याएं कोई नहीं दिखता, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लोग तो मंदिर मस्जिद में बिजी हैं। पर इस प्रक्रिया में
जो अनेक पेचीदगियाँ व समस्याएं हैं, उन पर उस समय अधिक सोचा नहीं जाता। बाद में निर्माण कार्यों से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो एक बार फिर किसी काम चलाऊ उपाय के बारे में सोचा जाता है। यदि इस तरह से कार्य करने के स्थान पर एक अधिक समग्र व दीर्घकालीन समुदाय आधारित सोच से काम किया जाए, तो बाढ़ नियंत्रण में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में तटबंधों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। दूसरे निर्माण कार्य और रखरखाव में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हमने इनसे जुड़ी समस्याओं को और भी बहुत बढ़ा दिया है। तटबंध द्वारा नदियों को बांधने की एक सीमा तो यह है कि जहाँ कुछ बस्तियों को बाढ़ से सुरक्षा मिलती है, वहाँ कुछ अन्य बस्तियों के लिए बाढ़ का संकट बढ़ने की संभावना भी पैदा हो जाती है। अधिक गाद लाने वाली नदियों को तटबंध से बांधने में एक समस्या यह भी है कि नदियों के उठते स्तर के साथ तटबंध को भी निरंतर ऊंचा करना पड़ता है। जो बस्तियां तटबंध और नदी के बीच फंस कर रह जाती हैं, उनकी दुर्गति के बारे में जितना कहा जाए कम है। ऐसे लोगों के पुनर्वास के संतोषजनक प्रयास बहुत कम हुए हैं। यदि आपने कभी देखा है कि या सुना है यूरोप जैसे देशों में इस तरह की बाढ़ आई हो और हर साल उसी समय आती हो, तो इसी तरह से कुछ ऐसी समस्याएं हैं। जब हमारे भारत देश की जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, जब इस बात को, इस समस्या को वैश्विक स्तर पर उठाती है, तो भारत जैसे देश की जो छवि है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कहीं न कहीं एक तबके को भारत जैसे देश में मात्र आगे किया जा रहा है, उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। बाकी जो एक बृहद भूखंड पे निवास है, जिनकी तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से, उन्हें किसी प्रकार से सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, तटबंधों द्वारा जिन बस्तियों को सुरक्षा देने का वादा किया जाता है, उनमें भी बाढ़ की समस्या बढ़ सकती है। यदि वर्षा जल के नदी में मिलने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाए और तटबंध में इस पानी की नदी तक पहुँचने की पर्याप्त व्यवस्था न हो, तो दलदली और बाढ़ की एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि नियंत्रित निकासी के लिए जो कार्य करना था उसकी जगह छोड़ दी गई और सरकारी ढर्रे के चलते उस काम को पूरा नहीं किया गया, तो यह भी यहाँ से बाढ़ का पानी बहुत वेग से आ सकता है। तटबंध द्वारा सुरक्षित की गई आबादी के लिए सबसे कठिन स्थितियाँ तो सब उत्पन्न होती हैं। जब निर्माण कार्य या रखरखाव उचित न होने के कारण तटबंध टूट जाते हैं और अचानक बहुत सा पानी उनकी बस्तियों में प्रवेश कर जाता है, तो इस तरह जो बाढ़ आती है वह नदियों के धीरे धीरे उठते जल स्तर से कहीं अधिक विनाशकारी होती है। अब बांध निर्माण में कितनी बाढ़ सुरक्षा हो रही है, इस बारे में कुछ सवाल उठाए जाने की ज़रूरी है। बांध प्रायः सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं, पर साथ ही उनसे बाढ़ नियंत्रण का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यह भी कहा जाता है यह लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब अधिक वर्षा के समय बांध के जलाशय में पर्याप्त जल रोका जा सके और बाद में उसे धीरे धीरे नियंत्रित ढंग से छोड़ा जा सके। लेकिन पहाड़ों में जो वन विनाश और भू कटाव हुआ है, उससे जलाशयों में भारी मात्रा में मिट्टी गाद भर गई है और जल रोकने की क्षमता कम हो गई है। इसी कारण तेज़ वर्षा के दिनों में पानी भी बहुत अधिक होता है। क्योंकि वर्षा के बहुत तेज़ जल का वेग कम करने वाले पेड़ कट चुके हैं, बांध के संचालन में सिंचाई और पनबिजली के लिए जलाशय को अधिक भरने का दबाव होता है। दूसरी ओर वर्षा के दिनों में बाढ़ से बचाव के लिए ज़रूरी होता है कि जलाशय को कुछ खाली रखा जाए। दूसरे शब्दों में, बांध के जलाशय का उपयोग यदि बाढ़ बचाव के लिए करना है तो पनबिजली के उपयोग को कुछ कम करना होगा। जब ऐसा नहीं होता तो जलाशय में बाढ़ के पानी को रोकने की क्षमता नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में बहुत सा पानी वेग से एक साथ छोड़ना पड़ता है, जो भयंकर विनाश उत्पन्न कर सकता है। और भी कई कारणों से बाढ़ से होने वाली क्षति बढ़ी है, जैसे जल निकासी के रास्तों को अवरुद्ध करते हुए नई बस्तियां बसाना, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में और शहरीकृत हो रहे क्षेत्रों में। सड़कों, नहरों और रेल मार्गों के निर्माण के समय निकासी का पर्याप्त व्यवस्था न करना, संसाधनों के अभाव या दुरुपयोग के कारण वर्षा से पहले नालों की सफाई जैसे जरूरी कार्य न करना। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं अपने यहाँ का पर्सनली मैं बता दूँ, नालियाँ हैं, रोड हैं, हर साल उनके मेंटेनेंस के लिए तमाम तरह के गवर्नमेंट के द्वारा पैकेज दिया जाता है, रियायतें दी जाती हैं। पर दोस्तों, हमारे यहाँ जो नाली बनाई गई, तकरीबन 10 साल पहले उसका निर्माण कार्य किया गया था और अधूरा ही छोड़ दिया गया था। आज भी उसी तरह वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तमाम तरह के
ज्ञापन लेटर सौंपने के बाद भी आज उसी तरह वो उपेक्षा का शिकार बने हुआ है और तमाम तरह के एक्सीडेंट उसी के माध्यम से होते रहते हैं। 5-6 लोगों के तो पैर टूट गए हैं उसी नाले की वजह से। पर इस पे यहाँ की जो स्थानीय सरकारें हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीओ स्तर के लोग हो, कोई किसी प्रकार की कुछ नहीं। तो किससे कहें आप अपनी पीड़ा, ये भी तो ज़रूरी है। भूस्खलन की भी यही स्थिति है कि इससे बचाव पर हो रहे खर्च के बावजूद यह आपदा बढ़ रही है। विज्ञान पत्रिका जियोलॉजी ने हाल ही में उपलब्ध जानकारी व आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि विश्व में भूस्खलन के कारण होने वाली मौतों की संख्या वास्तव में पहले के अनुमानों की अपेक्षा 10 गुना अधिक हो चुकी है। अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र में भारत के अनेक पर्वतीय क्षेत्र भी बताए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइड जिसे आप भूस्खलन के नाम से कहते हैं, सबसे ज़्यादा यदि ये समस्याएं व्याप्त हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में है दोस्तों। आए दिन 15 लोग 20 लोग मारे जाते हैं, पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का बड़े स्तर पर न कोई सहयोग होता है, न कोई योजना बनाई जाती है। मरते हैं मरने तो जब इतने प्रवासी मजदूर मर गए, इतनी समस्याओं के बाद अपने घर आए, सरकार एक बार भी कुछ नहीं बोली तो क्या है। इस ओर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किन मानवीय कारणों व गलतियों से भूस्खलन की घटनाएं और इनसे होने वाली क्षति बढ़ी है। एक बड़ी वजह तो यह है कि विभिन्न निर्माण कार्यों और खनन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में विस्फोटकों का अंधाधुंध उपयोग किया गया है। इस कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा वन विनाश भी भूस्खलन के खतरे को बढ़ाने का बड़ा कारण बना है। भूस्खलन अपने आप में तो बड़ी आपदा है ही, साथ ही यह बाढ़ को और उग्र करता है। यदि हिमालय में किसी नदी का बहाव भूस्खलन के मलबे के कारण रुक जाता है तो इससे कृत्रिम अस्थायी झील बनने लगती है और जब पानी का वेग अधिक होने से जब यह झील फूटती है तो बहुत प्रलयकारी बाढ़ आ जा सकती है। यदि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से बाढ़ व भूस्खलन के विभिन्न पक्षों की सही समझ बनाई जाए और इन आपदाओं को कम करने के लिए बहुपक्षीय उपाय किए जाएं, जिनमें अल्पकालीन के साथ दीर्घकालीन ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाए, तो बाढ़ व भूस्खलन नियंत्रण से कहीं बेहतर सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्तर पर भी विभागीय कार्यों के बंटवारे से ऊपर उठकर समग्र सोच अपनानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।